बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में आटे का संगीन बहरान है। एक तो आटा महंगा है और दूसरी तरफ दस्तयाब भी नहीं है। इसके साथ साथ बिजली के टैरिफ में इजाफा किया गया था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है और ये रमज़ान मुबारक के महीने में आवाम के लिए बुरी खबर है। एक तरफ आटा दस्तयाब नहीं है, दूसरी तरफ बिजली महंगी हो गई है और इसके साथ साथ फ़हीम अब्बासी साहब जो DIG रिटायर हुए थे, उनकी तीसरी मरतबा उनकी एक डिपार्टमेंट में DG एंटी करप्शन तैनाती की गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बिलाखिर वो ओहदा लेने में कामयाब हो गए। पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा जाके उनको कामयाबी मिली है। अब देखते हैं ये कामयाबी कब तक उनका साथ देती है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ, और यासर आरिफ से हम ये पूछेंगे कि सबसे पहले यासर ये बताएं कि ये जो बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ था, हुकूमत ने फैसला किया था कि अब यकसा टैरिफ होगा और क्या इलेक्ट्रिक टाइप का जो टैरिफ है जो कराची के सार्फिन के लिए है, उसी टाइप का टैरिफ जो आज़ाद कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और ये कब से इसकी इसका नफाज होगा और इस पे अवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा इस पे? उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। हमने अपने माजी के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि जो ये टैरिफ के हवाले से आज़ाद कश्मीर के ऊपर बोझ पड़ा है, इससे हमारा फी यूनिट तकरीबन 16 रुपये जो है ना चला गया है। माजी में जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से बिजली पैदा की जाती थी, उसका एक फायदा जो यहाँ रियासत के शहरियों को था वो भी वापस ले लिया गया है। अब आज़ाद कश्मीर में भी आइस्को तर्ज का एक इंस्टीट्यूशन इदारा बनाने की कहा गया है, लेकिन ये इदारा कब बनता है, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, ये फिर बहुत बाद की बात है। लेकिन ताज़ा इतलात ये है, ताज़ा खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो बिजली टैरिफ का नफाज हो चुका है और यहाँ पर जो कमर्शियल रेट्स पर जो है ना बिल चार्ज किया जाएगा, जो ताज़ा तरीन खबर है। ये आज़ाद कश्मीर के शहरियों के ऊपर एक बहुत बड़ा ये बड़ी अजीब बात है कि जो घरेलू सार्फिन है उनको कमर्शियल टैरिफ का मतलब चार्ज कैसे किया जा सकता है? जो कमर्शियल टैरिफ होगा वो घरेलू सार्फिन से कैसे ले सकते हैं? ये तो बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बिल्कुल खिलाफ है ये बात। देखिए, इसमें फिर जो रियासत के वासी हैं उनको कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना। अब बुनियादी जो अवाम के राइट्स की बात है उसकी तरफ कहीं तवज्जो ही नहीं दी जा रही और लोग पिसे जा रहे हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म साहब को एहसास तक नहीं है कि कितनी महंगाई हो गई है और ऊपर से बिजली की टैरिफ में इजाफा कर दिया है और इसके साथ साथ आटे का जो बुरहान है वो अलग है। और वज़ीर आज़म साहब ने रमज़ान में अवाम के रिलीफ के लिए कोई ऐलानात करने चाहिए थे, लेकिन वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने इस मुबारक महीने में पहली दफ़ा ये उनको नसीब हुआ। मेरे ख्याल से पिछले रमज़ान में इन्होंने टेक ओवर किया था हुकूमत को, न्याई साहब का धड़म तख्ता करके जी आए थे, उसमें भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं फराहम किया गया और अब ये दूसरा रमज़ान है, इसमें भी कोई अवाम के लिए रिलीफ का कोई बड़ा पैकेज या बड़ा क्या छोटा पैकेज भी उसका भी ऐलान नहीं किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। तो ये मायूस कुन सूरत हाल है नाज़रीन। बिल्कुल ऐसे उस्मान साहब देखे ना, आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हमने पहले भी कहा था, इनसे लोग ये इस तर्ज के जो ऐलानात है इनसे बढ़कर एक आम शख्स ये तवक्को रख रहा है कि वो ये छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, लोगों के बिल्कुल माइक्रो लेवल के जो इश्यूज हैं, इनको सेटल करने के लिए रोल प्ले करेंगे। अब अल्लाह जाने वज़ीर आज़म के मशीर कौन है, वो उन्हें क्यों जो है ना अंधेरे में रख रहे हैं। आपने 23 मार्च को पहले रमजान को बस सर्विस शुरू कर दी, अच्छा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये बात बताएं कि यहाँ के लोग गलगित जाएंगे तजारत के लिए, घूमने फिरने के लिए गलगित लोग जाते हैं, ठीक है, गलगित के लोग आजाद कश्मीर आएंगे, वो आके रावलाकोट जाएंगे, बाग जाएंगे, पलंदरी जाएंगे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, घूमने हैरत की बात ये है, मुझे याद है कि वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट का एक सेशन बुलाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर से, तो एंकर जो है इमरान रियाज खान, उन्होंने एक बड़ा तारीखी सवाल किया था उनसे। उन्हें कहा था कि खान साहब मसला ये है कि कसूर सारा इस कुर्सी का है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, क्योंकि इस कुर्सी पे बैठने से पहले आप जो बात किया करते थे आज वो बातें नहीं हो रही, आज आप एक दूसरी दुनिया में चले गए। हमें यही नजर आ रहा है आजाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास खान साहब जब इस कुर्सी पे बैठने से पहले जो बात किया करते थे, आज वो उससे बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे हैं। मसलन मैं आपको छोटी सी अगर मिसाल दूं, अभी हम बात कर रहे थे आजाद कश्मीर में रिलीफ के हवाले से, आम लोगों को सहूलियात मुहैया करने के हवाले से, तो टूरिज्म के हवाले से सरदार तनवीर इलियास खान साहब का उस वक्त की मौक़िफ़ हुआ करता था, जो हम गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद बस की बात कर रहे हैं कि सयाह यहां से आए, उधर जाएं, उधर के इधर आए,
तो उस वक्त वो कहा करते थे कि जब तक यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो सकता, जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, जब तक यहाँ पे चले सिक्योरिटी का हमारे इतना इशू नहीं है, जब तक हमारे सियाहती मराकज पे वो मिसाल दिया करते थे स्विट्जरलैंड की कि उस तर्ज की जो है ना यहाँ पे होटल्स मोटेल्स और इतनी बड़ी एक्टिविटी हम नहीं, फेस्टिविटी नहीं क्रिएट करेंगे कि जब यहाँ पे कोई आए तो कम से कम एक हफ्ता रहे, 15 दिन रहे, और यहाँ पर इतनी बड़े पैसे वाला आए कि कम से कम 6-8 करोड़ रुपए वाली गाड़ी वाला बंदा आए तो वो यहाँ पे जो पैसा लगाएगा, यहाँ पे वो जो खर्च करेगा, तो उससे फिर रेवेन्यू जनरेट होना है। आप वो सारी चीजें भूल गए हैं, आप वॉशरूम बनाना भी भूल गए हैं। मुझे एक बहुत अच्छी तरह याद है, बंगोई में हम सरदार तनवीर इलियास खान साहब के घर मौजूद थे उस अरसे में, जब सरदार इलियास खान साहब जो हैं उन्होंने एक मरतबा हमें बैठे हुए बताने लगे, जाहिर है वो बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं, इंटरनेशनली उनका एक एक्सपोजर है। कहने लगे कि कुछ अर्सा पहले जब तनवीर इलियास साहब ने सियासत में आने का फैसला नहीं किया था तो इन्होंने आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को घर पे बुलाया हुआ था। तो मैं भी उस मीटिंग में बैठ गया, तो ये 2 घंटे आपस में जो आजाद कश्मीर के हवाले से इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के साथ ये डिबेट करते रहे। तो एट द एंड मैंने सिर्फ एक बात पूछी चीफ सेक्रेटरी साहब से, ये बात कही, ये सरदार इलियास साहब के बकौल, कि मैंने उन्हें ये बात कही कि आजाद कश्मीर की तरक्की का सबसे बड़ी ये टूरिज्म के हवाले से जो बातें कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा अगर राज देखना है वो ये है कि इस्लामाबाद से लेके आपने रावलाकोट जाना है, इस्लामाबाद से बाग जाना है, तो आपको रास्ते में किसी एक जगह वॉशरूम भी मैसर नहीं कि टूरिस्ट उतर कर अपनी फैमिली के साथ वो वॉशरूम इस्तेमाल कर सके। तो ये जो सरदार तनवीर इलियास साहब उस वक्त बात किया करते थे कि हमने यहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमने यहाँ पर टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज बनानी है, उनके लिए फेस्टिविटी क्रिएट करनी है, वो तो हुई नहीं। बस सर्विस आपने चला दी। अभी ईद के बाद उनके एडवाइजर का स्टेटमेंट आया हुआ कि ईद के बाद जो है ना हम क्या नाम है मुल्तान से, कराची से और कहां पता नहीं टूरिस्ट बसेस का चलाएंगे। हुजूर बसेस चला लेंगे, टूरिस्ट इन बसेस के बगैर भी आ रहा है, और ईद के बाद जो आजाद कश्मीर के अंदर सीजन शुरू होता है तो ट्रैफिक यहाँ पे 14 घंटे जैम रहती है। कोआला के पानी के ऊपर जो है ना हजारों सियाह वहां पे मौजूद होते हैं। आपका मरी का नीचे से ट्रैक लेके तो नीलम तक ये बसाओं का जैम पैक हो जाता है। तो आ तो रहे हैं, उनको फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं, फैसिलिटीज क्या देनी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो हम ये एक अलग बहस है यासर, इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये रमजान का महीना है। इस रमजान के महीने में तनवीर इलियास साहब को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था कि अपने अवाम को रिलीफ फराहम करते और उनकी दुआएं लेते, और बजाय इसके रिलीफ फराहम करने के उल्टा आटा जो है वो उसका बहरान है, और आटा मिल नहीं रहा, इतना महंगा आटा है और इसके बावजूद दस्तयाब तक नहीं है। हमें काफी शहरों से कॉल्स आई हैं, रबलाकोट से आई हैं, बाग से आई हैं, मुजफ्फराबाद से आई हैं, कोटली से आई हैं, मीरपुर के जितने इलाके आजाद कश्मीर के वहां से लोगों ने राब्ता किया है, और लोगों का ये कहना है कि आटे की जो तरसील है वो इंतहाई गलत तरीके से हो रही है और आटे का बहरान शदीद से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसको अरबाब इख्तियार जो है उनको इसके ऊपर सीरियस सोचना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, और वज़ीर आज़म की जानिब से कोई आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। ये ऐसा होना चाहिए था कि 23 मार्च को ये जहां पे बस हुई, इस बस के बजाय पहले रमजान को वज़ीर आज़म ऐलान करते कि हमने रमजान में अपने शहरियों को क्या क्या रिलीफ फराहम करना है। वो जिस तरह दीवार मेहरबान उन्होंने मुजफ्फराबाद में कुछ अर्सा पहले लगाई थी, वहां पे ये अपील करते आजाद कश्मीर के तमाम मुखय्यर हज़रात से कि आप अपने शहरों के अंदर बहुत बड़ा इक़दाम था, ये बहुत बड़ा इक़दाम करते अगर वो कर जाते हैं, लेकिन उनको फुर्सत मिले तो ना, वो अब गाड़ियां खरीदने के अलावा उनको फुर्सत ही नहीं है। अभी कल की एक और स्टोरी हम देख रहे थे कि कोई जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं उनको जनाब वो रजिस्टर्ड कर लिया आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने, और वो अब बांटी जा रही हैं। अब देखें ये क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है। अच्छा यासर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह फहीम अब्बासी साहब को तीसरी मरतबा जो है एक ओहदा दिया गया है डीजी एंटी करप्शन का, और होना तो ये चाहिए था कि फहीम अब्बासी साहब इस ओहदे को लात मार के परे करते और मजा आ जाता। मतलब उनको एक ओहदा दिया गया, एक जगह तैनात किया गया, वो वज़ीर आज़म ने उनका नोटिफिकेशन करके रिवर्स किया, दूसरी जगह नोटिफिकेशन किया, वो करके रिवर्स किया, अब तीसरी जगह उनका नोटिफिकेशन होता वो कहते जी माफी दें जी, मैंने नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद मुझे हैरत होती है कि एक इतने बड़े आदमी के लिए, ग्रेड 22 से रिटायर्ड ऑफिसर के लिए, ये छोटे छोटे ओहदे जो है उनके लिए वो तरस रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पता नहीं किन किन से सिफारिशें करवा रहे हैं। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। ये तो आप सल्यूट करें ना फहीम अब्बासी साहब को, आपको सल्यूट हो जनाब, सल्यूट ही कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल जो है ना साबित कर दिया
کہ سرکار کے ساتھ جو آپ سرکار کا وسائل، گاڑی، پیٹرول، پروٹوکول آپ کے منہ کو لگا ہوا ہے، یہ چھوٹ نہیں سکتا، آپ نے ثابت کیا. بالکل گڈ. دوسری بات یہ ہے کہ فہیم عباسی صاحب کو جس پوزیشن پہ ابھی ڈالا گیا ہے یہ بڑی سینسیٹیو ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور بڑے کنسرنز ہیں اس کے اوپر سیریسلی. اور وہ لوگ، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے. کہا یہ گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق، جو اس کی وضاحت خود فہیم عباسی صاحب نے بھی کی ہے، کچھ اور بھی لوگ کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے ایک پورا سیکریٹریٹ نیا بنایا جائے گا. کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں اس کا جناب کا فہیم عباسی صاحب کا آفس ہوگا، اور اینٹی کرپشن، احتساب بیورو اور ان سب کو یہ لوگ جتنے معائنہ ملزمت کمیشن ہے، یہ سارے جتنے بھی ہوں گے شکایات، یہ جو موو کی جائیں گی، جو ہے نا وہ فائلز موو کی جائیں گی یہاں پہ، انہیں فہیم عباسی صاحب کو، اور یہاں پر بیٹھ کے ایکشن ہوں گے. اب اس کے اوپر سیریسلی یہ کنسرن شو ہو رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کو، آزاد کشمیر کے وزراء حکومت کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ فہیم عباسی صاحب کا تاریخی ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کی خلشیں اپنے ہمنواؤں کے ساتھ، بیوروکریٹ کے ساتھ رہی ہیں، وہ الجھے رہے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ، ان کے متنازعات سے بڑی سروس ہے، وہ ان کو اس طرح کے کیسز بناتے ہیں. اسی طرح جناب وزیر اعظم فہیم عباسی صاحب کے مشورے پہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ کی ریپیوٹ بھی اس کے ساتھ مکمل طور پہ خراب ہو رہی ہے، کہ آپ کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ کل آپ پسند ناپسند کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹانگیں گے، بیوروکریٹس کو ٹانگیں گے، وزراء کو خراب کریں گے. میں آپ کو پوچھنا ہوں، ریپورٹ خراب ہو رہی ہے کیا مطلب؟ بس رئی صحیح جو ہے، اگر اس کو بچانا ہے ہوگی تو خراب ہوگی، بچانا ہے تو اس فارمولے سے باہر نکلے ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ایک ڈی اے جی صاحب کو کیا تھا مظفرآباد کے اندر، اس کے اوپر کتنے ریئیکشن آیا تھا، اور آپ کے کولیگز اس وقت اسپیکر آپ سے ناراض ہو گئے تھے. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ سے کروائی جاتی ہیں، اس کا یہ آپ کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ کو روکنا چاہیے، اور یہ جو تازہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اگر یہ جو تحفظات ہیں یہ دور نہ کیے گئے تو یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا، اور یہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے. یہ فہیم عباسی صاحب کو جس منصب پہ آپ بٹھا رہے ہیں یہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے. ایسے رہا کہ تیسری دفعہ بھی نوٹیفکیشن واپس کرنا پڑے گا، اور فہیم عباسی صاحب. عثمان ایک بہت دلچسپ بات ہے، سردار تنویر الیاس صاحب کا ایک بڑا زبردست جو ہے نا، قدرتی طور پہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کیونکہ روحانی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ جو ہے نا ظاہر ان کا بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، تو اب وہ انسانی نفسیات کے ساتھ بہت اچھی طرح وہ انٹیکٹ کرتے ہیں. اب وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ریز ہوتی ہے نا فیلنگز انسان کی، تو فہیم عباسی صاحب کے ساتھ ان کا پرانا وابستگی تو تھی، تو ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ جو دیرکوٹ کے اندر شاید گستاخی ہوئی ہے اس کی وجہ فہیم عباسی صاحب خود نہیں تھے، کوئی اور وجہ تھی. تو اب پی ایم صاحب کی ایک کوالٹی تو ہے، وہ ان کے ایک مشیر ہیں، ان کے لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ ایک کوالٹی تو ان کی ہے کہ جب انہیں ریئلائز ہو جائے کہ یار یہ مجھ سے غلط ہو گیا تو اس کو ری وزٹ کر لیتے ہیں. کہ انہوں نے پھر ری وزٹ کیا، فہیم عباسی صاحب کو اپروچ کیا. اب وہ جو ان کا ایک دوستی، ایک دل کا اور ایک تعلق ہے، اب وہ ختم تو نہیں ہوتا، تو اس میں پھر فہیم عباسی صاحب بھی نہ رہ سکے اور موصوف بھی بے قرار رہے کہ میں نے کب فہیم عباسی صاحب کا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اس کا گلہ پورا کرنا ہے. تو اب انہوں نے چیزوں کو ریورس کر دیا. تو ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ کیونکہ وزیر اعظم انتقام تو لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پروگرام سے ہی انہیں خبر ملی، کیونکہ ہمارے علاوہ وہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی کہ فہیم عباسی صاحب نے وہ جو رویہ ان کا تھا دیرکوٹ میں پرائم منسٹر اپنے گھر میں، وہ انہوں نے کیوں ہو سکتا ہے یہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے ایک اور بار کیا جا رہا ہو. یہ بھی فہیم صاحب، عثمان صاحب یہ بھی آپ کی اوپینین ہے، یہ وزیر اعظم پہ نہیں ہو سکتا ہے یہ بالکل ایسی. یاسر بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین اگلے پروگرام میں ہم مزید اہم ایشوز جو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ کرپشن کی سٹوریز ہمارے پاس پہنچی ہیں اور اس کی کچھ چیزیں مزید آ رہی ہیں. اس کی ڈیٹیل اگلے پروگرام میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں کو خیال رکھیے گا. خدا حافظ.